प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 और टॉपिक है ब्रिक मेसनरी, टिम्बर एंड सॉइल। सो चलो वही करते हैं तरीका लास्ट टाइम जैसे ही, 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ो और अपना आंसर बताओ। स्टार्टिंग विद वेदिका, स्टार्ट करो। Which type of bond is commonly used in brick masonry? Option A, Flemish bond. Option B, structure bond. Option C, English bond. And option D, Dutch bond. सर मुझे इसका आंसर ऑप्शन बी लगता है, स्ट्रक्चर बॉन्ड, बिकॉज इसका अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। कॉमनली यूज किया जाने वाला जो सबसे मतलब यहाँ बेटर की बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेचर ये स्ट्रेचर तो नहीं है प्रॉपरली। अगर तुम स्ट्रेंथ वाइज देखो, स्ट्रेचर मतलब तुम इसको लोड बेयरिंग वॉल में यूज नहीं कर सकती हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो किया जाता है इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड। कॉमनली जो यूज किया जाता है ब्रिक मेसनरी वर्क में, ज्यादातर जहाँ पे देखोगी वहां पे इस तरह से इंग्लिश बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेचर बॉन्ड नहीं होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिंकी, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not a type of brick masonry? इसका आंसर मुझे कंपोजिट वॉल लगा है। ऑप्शन पढ़ना है। कैविटी वॉल, कंपोजिट वॉल, रेनफोर्स्ड वॉल, सॉलिड वॉल। विच ऑफ द, एक मिनट अपना माइक ऑफ कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रिक मेसनरी? सो इनमें से कौन सी ब्रिक मेसनरी का टाइप नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, कैविटी वॉल हमने देखा ही है, कंपोजिट वॉल हमने देखा ही है, सॉलिड वॉल देखा ही है। सॉलिड वॉल पता ही है क्या होता है। रेनफोर्स्ड वॉल कौन सी वॉल होती है? ये आपकी रेनफोर्समेंट इन सबसे बनाई जाने वाली एक अलग तरह की वॉल है, जो कि ब्रिक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम तो यहाँ पे ब्रिक मेसनरी की बात कर रहे हैं ना, तो रेनफोर्स्ड वॉल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रेनफोर्स्ड वॉल। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें गाइस, फटाफट बताओ, 2 पेपर से हैं। यस सर। नेक्स्ट वन इज, एक मिनट, which type of bond is characterized by alternating course of headers and stretcher in each course? Flemish, stretcher, English or red trap? Which one? फ्लेमिश। राइट आंसर, फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। तो हर ईच कोर्स के अंदर हेडर भी होगा, ठीक है, और स्ट्रेचर भी होगा। हेडर भी होगा, स्ट्रेचर भी होगा। अब ये कौन सा है जिसमें सिर्फ स्ट्रेचर स्ट्रेचर फिर नीचे हेडर, ये कौन सा बॉन्ड होता है? इंग्लिश। इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, इंग्लिश। The right answer will be Flemish bond. Next question. What is a term for a brick laid with its longest dimension perpendicular to the face of the wall? Header, stretcher, soldier, sailor. सोल्जर। सेलर। What is a term for a brick laid with its longest dimension perpendicular to the face of the wall? Longest dimension. हेडर। Right answer होगा इसका यही तो कहा जा रहा है ना, लॉन्गेस्ट फेस जो है परपेंडिकुलर है वॉल के। ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन में, बताओ। यस सर, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर?
परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनता है 90 डिग्री, तो लॉन्गेस्ट फेस ये रहा, ये परपेंडिकुलर है हमारे वॉल के। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका बताओ? व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रिक लेड विद इट्स लॉन्गेस्ट डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल? तो ये क्या दिखाई देगा? बताओ बताओ, क्या दिखना है यहाँ पे? हेडर नहीं दिखाई देगा? हेडर Yes, sir. next one is, in which type of bond are all the bricks placed or lengthwise in each course? Lengthwise, ये कौन सा बॉन्ड होगा ये? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। फटाफट आंसर दो ना, तभी तो पता चलेगा ना कि आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे फिर मैं बताऊं, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। ड्रॉ करने का एग्जाम में तो आएगा नहीं, सीधा क्वेश्चन का सीधा आंसर देना पड़ेगा। तो क्विकली रिएक्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्शन? इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, डच बॉन्ड, हेरिंग बोन बॉन्ड और रेड ट्रैप बॉन्ड? सी। और किसी का आंसर? बताओ। Sir, C. सी, सी राइट आंसर है। इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, डच बॉन्ड और रेड ट्रैप बॉन्ड, ये तीनों हमें पता है, बट ये हेरिंग बोन बॉन्ड कुछ नहीं होता। Which type of brick masonry construction is characterized by the zigzag pattern of bricks? English, Flemish, red trap और herringbone bond? डी। D. डी एग्जैक्टली। ये एक पैटर्न है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है? ये पैटर्न है, एक किसी तरह का बॉन्ड नहीं है ये। इसीलिए हेरिंगबोन बॉन्ड जो है एक पैटर्न है सिर्फ, ये बॉन्ड में नहीं आता है। ये जिगजैग पैटर्न जो बन रहे हैं ना, ये हेरिंगबोन बॉन्ड, हेरिंगबोन पैटर्न कहा जाता है इनको। ये बॉन्ड भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको पैटर्न होना चाहिए। मारिया समझ में आ रहा है? मारिया भी ज्वाइन की थी ना? सॉरी, मारिया नहीं है, अभी जिसने ज्वाइन किया था, नाम बताओ एक बार। हेलो, अभी मैंने ज्वाइन किया था। आप मुझे बोल रहे हो सर? हाँ हाँ, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वर्क? एक्सपेंशन जॉइंट पता है क्या होता है? एक्सपेंशन जॉइंट किसी को आइडिया है? मतलब ज्यादातर फ्लाईओवर के बीच में लगाते हैं ना सर? फ्लाईओवर्स के बीच में, वो जहाँ मतलब कंस्ट्रक्शंस के बीच बीच में जॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या होता है, कुछ आइडिया पता है उसका? सर, रेलवेज में भी यूज होता है क्या ये? रेलवेज में ऑन ट्रैक तो नहीं होता है, हमारे बिल्डिंग्स में यूज होता है एक्सपेंशन जॉइंट। बिल्डिंग्स में कभी नोट करना कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होंगी लेंथ वाइज, उनके बीच में एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे दो वॉल्स के बीच में बहुत पतली 20 से 25 mm 30 mm की बीच में गैप होगी। कभी देखा है ऐसा कुछ? दिखाई देता हो गैप दोनों वॉल्स के बीच में, खाली जगह बहुत पतली सी, उसे एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट जनरली जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, 30 मीटर से बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो जब 30 मीटर से लेंथ एक्सीड कर जाती है तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है बीच में। इसके बारे में एक बार रीड करना, एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में, एक टास्क है अभी का। ये क्लास खत्म होते के बाद ही एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में पढ़ोगे, इसका पर्पस पढ़ोगे, समझोगे। यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, बट इसको समझना है, ठीक है? कमिंग जो क्लास होगी उससे पहले मैं यही पूछूंगा, एक्सपेंशन जॉइंट मेरे को एक्सप्लेन करो। पहला ऑप्शन है, टू प्रिवेंट वाटर इनफिल्ट्रेशन, टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, टू एनहेंस स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज लोड बेयरिंग कैपेसिटी। क्या होना चाहिए इसका?
आंसर नंबर बताओ। सी। नहीं, सी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। इसके बारे में पढ़ना, आप ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा, बी वाला पॉइंट। एक चीज और रीड आउट करना, कभी देखा है कि जो हमारी घरों के बाहर जो मतलब स्लैब वगैरह जो भी होती है, मतलब बाहर का जो पोर्शन होता है, वो बिल्डिंग्स जब भी कभी देखना टाइल्स वाइल्स लगी होती हैं तो टाइल्स फटने लग जाती हैं, और हमारी जो बाहर की जो फसाड होता है उसमें क्रैक्स देखने को मिल जाता है हमें। बालकनी वगैरह में कभी देखा हो, कहीं पे दीवार पे देखा हो क्रैक्स। Yes, sir. उसके बारे में एक बार रीड आउट करना कि बिल्डिंग्स में या स्लैब्स में क्रैक्स क्यों आते हैं। सर यहाँ पे भी देखा है, मतलब ये उससे रिलेटेड है क्या? बिकॉज यहाँ पे भी मैंने देखा कि कुछ बिल्डिंग्स रहती है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स, तो हाँ, उनके ना दीवारों पे ना ऐसे क्रैक्स आते हैं, तो उसको कुछ तो पुट्टी वट्टी लगाते हैं कुछ, तो ऐसे अब वो मैंने वो देखा है वो ऐसे। चीज़ तो डिफरेंट हो गई। क्रैक एक ना, एक मतलब वो तो चलो हो सकता है प्लास्टर उसका बेकार हो गया हो या फिर कुछ भी हो गया हो। एक मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल जो सामने का फेस होता है, दीवार जो होती है ना, फटने लग जाती है पूरी की पूरी। या फिर कंक्रीट, सॉरी, कंक्रीट के केस में ज्यादा होता है ये। कंक्रीट जो होता है वो फटने लग जाता है। तो वो क्यों होता है? सर वो तो मॉइस्चर के कारण होता है ना सर। किसके? जब डीपीसी सीमेंट नहीं लगाते तो हो जाता है। नहीं, वो दूसरा। पढ़ के देखना एक बार, क्यों फटने शुरू हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। What is a term for a type of masonry where stones of irregular shape and size are used? फटाफट आंसर बता। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रबल मेसनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the process of leveling and aligning bricks or stone in masonry work? Pointing, bedding, coursing, dressing. कोर्सिंग। सी। What is the term for the process of leveling and aligning bricks or stones in masonry work? जब stones irregular shape size के होते हैं तो हम उसको फिट प्रॉपर साइज शेप देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को, जब हम उसको फिनिशिंग उसकी देते हैं। इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ के देखना, ड्रेसिंग के बारे में। सर तो इसमें ब्रिक और स्टोन तो दोनों बोल रहे हैं ना? हाँ, ब्रिक और स्टोन दोनों को ही बोला जा रहा है। जनरली ड्रेसिंग जो टर्म होती है वो स्टोन मेसनरी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करके अगर टॉपिक डालोगे तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है। इसको भी नोट कर लो, 3 चीज़ें बता दी हैं मैंने, तीनों को सर्च करना। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग, पॉइंटिंग, स्कैफोल्डिंग एंड ट्रेंचिंग। बी। पॉइंटिंग। पॉइंटिंग। ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग जो होता है, खाली स्पेस जो होता है, इसको फिल्ड अप करने के लिए प्रोसेस पॉइंटिंग किया जाता है। और यहाँ पे पतली मतलब लाइक मोटार की लेयर फिल की जाती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सर टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। हाँ एग्जैक्टली, टेम्पररी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क को किया जा सके। बिल्डिंग्स के बाहर तुम लोगों ने देखा होगा कि बैम्बू या फिर कई बार स्टील के पाइप्स वगैरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पे जो भी यस सर। मेसन होता है या फिर जो भी लेबर्स होते हैं वो उसके ऊपर जाके प्लास्टर या वटेवर जो भी काम, पेंट करना या कुछ भी करना, तो वो काम को किया जाता है। ठीक है। और ट्रेंचिंग तुम लोगों को नहीं पता होगा अभी फिलहाल। ट्रेंचिंग कोई बात नहीं है, ये चीज़ थोड़ी सी अलग चीज़ है, तो इसको छोड़ दो, अभी बाद में कभी पढ़ोगे इसके बारे में। विच टाइप ऑफ मेसनरी कंस्ट्रक्शन इज नोन फॉर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलाइज प्रिसाइजली कट एंड ड्रेस स्टोन? रबल, एस्लर, देखो यहाँ पे ड्रेस स्टोन आ गया ना, मतलब ड्रेसिंग स्टोन, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग की गई है। रबल, एस्लर, कोस्ड और अनकोस्ड? एशलर। यस, राइट, एस्लर मेसनरी। Next question. What is the term for the process of removing moisture from timber to increase its strength and durability? वंदना बताओ इसका आंसर, ये मैंने करवाया था टॉपिक। नहीं कौन सा? सर, सीजनिंग। सीजनिंग, हाँ, सीजनिंग इज द राइट आंसर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर याद हो तो। Which type of timber is obtained from trees that shed their leaves annually?
तो उन जो ऐसे पेड़ जो मतलब अपने पत्ते एनुअली गिरा देते हैं, तो उनसे हमें किस तरह की मतलब वो मिलती है, वुड या टिम्बर, ये भी बताया था मैंने। वेदिका याद है? So hardwood. हाँ, हार्डवुड। ये जॉइंट का क्वेश्चन है, जॉइंट के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, जॉइंट के क्वेश्चंस पढ़ लेना। जॉइंट इन द सेंस कि तुम लोगों ने देखा होगा घर में फर्नीचर्स या फिर कुछ भी टेबल्स वगैरह जो होते हैं, उनमें कील नहीं लगाया जाता है, उनमें इस तरह के जॉइंट्स का यूज़ किया जाता है। ऐसे जॉइंट्स, ऐसे ग्रूव बनाया जाता है और यहाँ पे ये बनाया जाता है, इसको कट किया जाता है और इसके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है, और हैमर के थ्रू इसको दोनों को आपस में थोड़ा सा हार्डली प्रेस करके दोनों को जोड़ दिया जाता है। एक तरह से जॉइंट है ये, ठीक है। विच टाइप ऑफ टिम्बर जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय इंटरलॉकिंग टू पीसेस ऑफ टिम्बर एट राइट एंगल? राइट एंगल पे जब हम इंटरलॉक करते हैं दो चीजों को, दो पीसेस ऑफ टिम्बर को, तो उससे कौन सा जॉइंट हमारा बनता है? बी। कौन सा? ऑप्शन सर नंबर बी। 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 हाँ, मोटाइस एंड टेनन जॉइंट, ये इसका राइट आंसर है 15th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिम्बर इज टिपिकली लाइटर इन कलर एंड कम्स फ्रॉम कॉनिफरस ट्रीज? सॉफ्टवुड, हार्डवुड, इंजीनियरिंग वुड और लंबर? बताया था ना सॉफ्टवुड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कलर उसका हल्का होता है और उसकी जो वुड होती है वो भी हल्की होती है वेट में। भूल गए क्या सॉफ्टवुड के बारे में? और कॉनिफर्स से में मिलता है, और हार्डवुड जो होते हैं वो डेसिडियस होते हैं। नहीं याद? याद है। फिर आंसर करना था ना, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या लोगे? ऐसे मत करो, जी एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। What is a term for the process of cutting logs into lumber of various size and shapes? Planing, sawing, sanding और veneering? काटने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली बात है, सॉइंग कहा जाता है। सॉ कभी देखा है? आरी टाइप की जो कुछ होती है ऐसे, Yes, sir. ये सॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यू फॉर द protective treatment applied to timber surface to enhance their appearance and durability? Varnishing, staining, laminating and sealing? फर्निशिंग। वार्निशिंग, वार्निश किया जाता है। चलो, सिचुएशन जजमेंटल क्वेश्चंस आ गए हैं, इसके आंसर्स तुम लोग खुद करोगे। पहला क्वेश्चन 19th वाला, वेदिका पढ़ो। Yes, sir. You are overseeing a construction project where timber framing is being used in the structure. During the inspection, you notice some signs of decay in certain timber members. What is the most appropriate course of action? Option A, ignore the decay since it's minor issue. Option B, immediately replace a decayed timber member. Option C, apply a coat of varnish to seal the decayed areas. Option D, wait and monitor to decay to see if it spreads further. क्या होना चाहिए आंसर? Sir, option B, immediately replace the decayed timber members. एग्जैक्टली, हमें इमिडिएटली रिप्लेस करना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कोट नहीं अप्लाई कर सकते। एक बार अगर वो डीके होना शुरू हो गया तो वार्निश की कोट बस उसको स्टार्टिंग में लगाई जाती है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी की जा सके, आप उसको डीके से नहीं बचा सकते हो। वेट एंड मॉनिटर द डीके टू स्प्रेड फर्दर, ये तो बिल्कुल नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी करोगे बीमारी और फैल जाए। चलो नेक्स्ट बताओ, विच टाइप ऑफ सैंड हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज? सर बी। बी नहीं, कौन सा होगा? Sand. A. क्ले। क्ले अच्छा, पार्टिकल सबसे छोटे होंगे इसमें। Which soil type is commonly used as a construction material for earthen structure due to its cohesive properties? Sandy, silty, clayey और peaty? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। बताओ। पीटी सर। पिटी सॉइल? सीरियस? अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन है, क्लेई सॉइल का ही तो यूज करोगे ना, क्ले बेस्ड प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं उसकी।
कैसे मतलब इतने ब्लंडर्स कर रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है कि क्ले मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है। जो अर्थन पॉट्स और जो मिट्टी के घड़े या फिर जो भी बनाए जाते हैं वो क्ले के ही तो बनाए जाते हैं। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, इजी इजी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, ऐसे ही फिर टेस्ट में भी गलत करते हो, फिर नंबर नहीं आते हैं। होता क्या है कि बाहर वाले जो होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और यहाँ वाले जो होते हैं जिनको टॉपिक्स पढ़ाए होते हैं वो उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अब बताओ इसमें गलती कहाँ किसकी है? वो जिनको सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको वो टॉपिक्स पढ़ाए नहीं गए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ा या फिर अपनी दिमाग लगाया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट मैंने यहाँ करवा रखे हैं फिर भी आंसर नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which soil characteristics is most relevant to architects when designing foundation system? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, परमेबिलिटी, बेयरिंग कैपेसिटी और सॉइल पीएच। C. डी बी। डी C. डी क्यों होगा? सॉइल पीएच से हमें क्या लेना देना है? जो सैलाइन सॉइल होती है जहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्ट ज्यादा होता है, तो क्या वहाँ पे घर नहीं बनाए जाते हैं? Bearing capacity. बेयरिंग कैपेसिटी ये सबसे ज़्यादा मेन होती है कभी भी डिज़ाइनिंग करते समय और फाउंडेशनिंग सिस्टम की, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा अच्छी और या कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। तो सबसे मेन चीज़ जो देखी जाती है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ही देखी जाती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल टू इरोजन बाय विंड्स? सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। A. ए सही है। इसका एग्जांपल ले सकते हो डेजर्ट्स का। डेजर्ट्स में मतलब क्या होता है, कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा इजीली जो होती है इरोजन के लिए वो मतलब कह सकते हो कि इरोजन बहुत इजीली हो जाता है, तो वो सैंडी सॉइल में सैंड जो होते हैं पार्टिकल्स इजीली उसके मतलब फैल जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन रिवर बेड्स एंड फ्लड प्लेन्स? सैंडी, सिल्टी, क्लेई और एल्यूवियल? पढ़ाया हुआ है क्लेस डी सर। एलिवल सॉइल नहीं बताया था मैंने कि इंडिया के 40% एरिया जहाँ पे गंगा यमुना का रीजन है वहाँ पे एलिवल सॉइल पाई जाती है। याद आया? यस सर। फिर क्यों गलत कर रही हो? नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल टू इम्प्रूव इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी? सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल ड्रेनेज और सॉइल इरोजन? C. हाँ, सॉइल ड्रेनेज। What is the primary function of a building foundation? To provide insulation, support the weight, enhance aesthetic, facilitate ventilation. बी B. ठीक है, good. Question 27. What is the primary purpose of soil compaction in construction? सी ऑप्शन नंबर सी। कॉम्पैक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए और लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाए। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल तो पता है ना सबको, या ये भी बताने की मेरे को दोबारा जरूरत पड़ेगी? आई थिंक पता होना चाहिए। है पता? सर पता है। ठीक है, तो इसके साथ ये तो हो गया खत्म ये वाला पीडीएफ। कोई क्वेश्चन डाउट या कुछ पूछना है इसमें? ये सारे समझ में आ गए हो? बता दो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर फर्स्ट के 2 वाले दिखाइए। थैंक ये सॉल्व किया है तुमने? यू सर। किया है? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। ये हम लोग का लास्ट टेस्ट है, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में देखा जाए तो। इसके बाद और अगर हो पाया मैं देखूंगा और ट्राई करूंगा, अगर बन सका तो दे दूंगा मैं। वेट करना जरा 1 मिनट।
चलो इसको भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ डोर स्विंग्स ऑन अ वर्टिकल एक्सिस एंड इट्स कॉमनली यूज्ड एज एन एंट्रेंस डोर? स्लाइडिंग, रिवॉल्विंग, फ्रेंच और लूवर्ड? विच वन? सर बी। लोअर डी। याद आया इससे कुछ, ये वाले डोर से? अच्छा, ये बी ऑप्शन, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग डोर, ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूमता है ना। बाकी देखो तो यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होती है बाकी डोर्स की, यहाँ पे इस तरह से घूमते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली घूमते हैं ना बाकी डोर्स। तो इसको आप इधर खोलो तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चल रहा है। एम आई राइट? फ्लिपिंग तो ऐसे चल रही है ना इसकी डोर्स की, इस तरफ या फिर उस तरफ। बट इसमें क्या है कि डोर की जो मूवमेंट है वो ऐसे चल रही है, इस तरह से ये चल रहा है, और यहाँ से इसकी ऑपरेशनल वो हो रही है। तो यहाँ से तो हमें पता है कि डोर ऐसे घूम रहा है, बट यहाँ से ये वर्टिकली एक्सिस के अलोंग स्विंग कर रहा है डोर, तो रिवॉल्विंग डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल बीम विंडो कॉल्ड ओवर द ओपनिंग? पाइवोटेड, फैनलाइट, ट्रांसोम और मलियन? सी। ऑप्शन नंबर सी, गुड, ट्रांसोम विंडो। इस विंडो को ट्रांसोम विंडो कहा जाता है। Next question, which of the following is a type of door closure mechanism? Hinge, hermetic, threshold or jam? Which सर one? बी। बी। B, सही है। Which window type is best situated for maximizing daylight and ventilation in tropical climates? Fixed, awning, casement and bay window? Which one? बहुत इजी क्वेश्चन है। बी। कौन सा? बी। बी? नहीं, बी नहीं। डी। डी। ए। सी, केसमेंट विंडो। केसमेंट यहाँ पे विंडो। क्या कहा जा रहा है? मैक्सिमाइजिंग डे लाइट एंड वेंटिलेशन। फिक्स विंडो में डे लाइट ले सकते हो, वेंटिलेशन नहीं है। ऑनिंग विंडो में क्या है कि एक टाइम पे एक चीज होती है, बट आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये मैक्सिमाइज आप नहीं कर सकते हो इससे। बे विंडो का तो कोई सेंस नहीं बनता है। केसमेंट विंडो राइट आंसर है इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। Which door type is ideal for space which limited floor area as it doesn't require space for swinging open? Bifold, pocket, Dutch or flush? ए। बाईफोल्ड। बाईफोल्ड में भी एक्चुअली बी, फोल्डिंग के लिए स्पेस चाहिए होता है। कौन सा होना चाहिए? पॉकेट डोर कभी किसी ने बी। देखा है? जैसे ये वॉल है, यहाँ पे ये डोर है, ये डोर जो होता है ये स्लाइड करके वॉल के अंदर ही चला जाता है, इसको यहीं पे फिक्स कर दिया जाता है अंदर की तरफ, ऐसा कुछ देखा है किसी ने? तो बी। ऑप्शन नंबर बी इसका पॉकेट डोर ज्यादा रेलेवेंट है इससे। फ्लश डोर या बाईफोल्ड डोर तो हो सकता था, बट यहाँ पे बिल्कुल स्पेस की लिमिटेड है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आएगा, पॉकेट डोर, स्पेस फॉर स्विंगिंग ओपन। देखो एक चीज यहाँ पे सीधा सीधा आंसर तुम लोगों को मिल गया है। यहाँ पे क्या मिला? डजंट रिक्वायर स्पेस फॉर स्विंगिंग ओपन। बाईफोल्ड डोर को तो चाहिए ना ओपन होने के लिए स्पेस, वो बाईफोल्ड ही तो हो सकता है ना, स्पेस तो चाहिए उसको, है ना? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। अगर स्लाइडिंग डोर रहता तो आंसर हो सकता था। क्या? स्लाइडिंग डोर तो ऑप्शन में अगर रहता तो वो तो हो सकता था। स्लाइडिंग डोर है नहीं ना ऑप्शन में। हाँ सर, है नहीं। तो यहाँ तो ऑप्शंस जो है उनकी बात करेंगे ना। आइडेंटिफाई द विंडो ओपनिंग टाइप, स्लाइडिंग, फैन लाइट, चेस और केसमेंट? विच वन? कैशमेंट। केसमेंट विंडो। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ डबल एक्शन डोर, एक्टिंग डोर? सर बी। हाँ, डबल एक्टिंग डोर को हम और क्या कहते हैं जो मैंने पढ़ाया था उसमें? कौन सा डोर टाइप था? स्विंग डोर। कौन सा? स्विंग, हाँ, जो दोनों तरफ से खुल जाता है।
Which feature distinguish a clear story window from other types of window? बताओ इसका। वेदिका बताओ। रिंकी। Sir, it is positioned on high wall. इट इज पोजिशन हाई ऑन ए वॉल। ठीक है, राइट आंसर है। क्लियर स्टोरी विंडो को यही चीज अलग बनाती है। विच डोर टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्प्लिट डिजाइन अलाउंग द टॉप एंड बॉटम हाफ्स टू ओपन एंड क्लोज इंडिपेंडेंटली? Dutch door. राइट। चलो ये वाला जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। आइडेंटिफाई द प्लान फॉर विंडो टाइप, स्लाइडिंग, पाइवोटेड, डबल हंग और डबल ग्लेज्ड विंडो। चलो हाँ, गैमो। आई डोंट। अच्छा तुम्हारा यही नेम है क्या? मेरे को कंफ्यूजन है एक्चुअली। यही मतलब ऐसे यहाँ पे नेम है या फिर ओरिजिनल नेम ही यही है? नहीं सर, ओरिजिनल नेम क्या है? कौसर। कौसर। अच्छा हाँ, कौसर है ना। फिर मेंशन क्यों करते हो टेस्ट वगैरह में यही नेम या फिर हर जगह? ये मतलब हर जगह मैं ये इसी को यूज करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ कौसर। स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो, यस राइट आंसर। स्लाइडिंग विंडो का प्लान है ये। इधर स्लाइड कर जाएगा, ये इधर स्लाइड कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को प्लान? हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये देखो, ये एक हमें दिखाई देगा शटर। एक शटर ये रहा 1 एंड 2। हम इसको इधर मूव कर सकते हैं, इसको हम इधर मूव कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना सब? किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में? वंदना, रिंकी। यस सर। ठीक है। 11। तुम्हारा एको क्यों कर रहा है रिंकी? क्या सर? आवाज क्यों रिपीट हो रही है? सर दोबारा ज्वाइन करके देखते हैं। नहीं रहने दो अभी, छोड़ो। अरे इसने लेफ्ट ही कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्म पैनल अबव अ डोर? To provide additional security to allow natural light into room to enhance the aesthetic appeal to regulate airflow. क्या होना चाहिए? To allow natural light into the room. सही है। 12th वाला बताओ। 12th वाला कौसर तुम ही बताओ चलो। केसमेंट विंडो। क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। Which window type is commonly used in areas with high wind loads and is hinged at the top, opening outward from the bathroom? बॉटम बॉटम बॉटम। Oh, sorry sir, bottom. ऑप्शंस केसमेंट, ऑनिंग, बे और फिक्स्ड। क्या होना चाहिए? मैंने यहाँ पे केसमेंट लिखा है। नहीं, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। कोई और बताओ। सर बी। होगा। ऑप्शन नंबर बी। बी। ऑनिंग विंडो कभी देखी है? जो वॉशरूम्स वगैरह में लगाई जाती हैं, इस तरह से खुलती है वो विंडो, ऐसा कुछ। यहाँ पे यस सर। Yes, sir. ये ऑनिंग विंडो होती है। इसको यूज किया जाता है ओपनिंग आउटवर्ड फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बॉटम की तरफ से ये विंडो बाहर की तरफ खुलती है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लूवर डोर इन ह्यूमिड क्लाइमेट? इंप्रूव इंसुलेशन, एनहांस सिक्योरिटी, बेटर वेंटिलेशन, एस्थेटिक अपील। सी। सी सर। सी राइट आंसर। आइडेंटिफाई द विंडो टाइप इन फ्रंट, लूवर्ड, पिक्चर, कॉर्नर, डबल गेज विंडो। Picture window. पिक्चर विंडो। पिक्चर विंडो। जिन लोगों को कॉर्नर विंडो लग रहा हो तो मैं बता दूं, कॉर्नर विंडो नहीं है। कॉर्नर विंडो अगर होता तो ये कॉन्टिन्यूस जा रहा होता, यहाँ पे बीच में ये स्पेस नहीं आ रहा होता। यहाँ पे ये वाला, ये पिक्चर विंडो है। जो बड़ी विंडो हमारे रूम्स के अंदर होता है ना, जो स्पेशली किचन, या फिर ये विंडो उन जगहों पे यूज की जाती है जहाँ पे हमें व्यू देखना होता है। लिविंग रूम या फिर किचन वगैरह में देखा होगा कि बाहर का व्यू पूरा दिखता है, तो पिक्चर विंडो कहा जाता है इसको। सिचुएशन जजमेंटल क्वेश्चंस आ गए फिर से। चलो इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करो और आंसर भी करना शुरू करो। कोई भी पढ़ दो।
50 situation. You are working on a project for historic building renovation where the existing doors and windows are in poor condition. What factors would you consider when deciding whether to restore or replace them? Option A, historical significance. Option B, cost effectiveness. सर वो आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा. क्या क्या मुझे सी और डी ऑप्शन दिख नहीं रहे. अच्छा, सी और डी नहीं दिख रहे, रुको अब देखो. Option C, energy efficiency, and option D, structural integrity. और सर ये structural integrity exactly क्या होता है मतलब? ये प्रॉपरली देखा जाए तो स्ट्रक्चर के साथ जैसे इंटीग्रिटी की बात करते हैं ना कि लाइक देखा जाए कि जैसे इंटीग्रिटी मैंने बताया था वो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जब पढ़ा रहा था कि दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है. तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का यही मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली सारी चीजें एक जैसी बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है, तो आंसर बताओ इसका. A. ए सही आंसर है. ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे हम कि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की तो रेनोवेशन वेयर एग्जिस्टिंग डोर्स एंड विंडोज आर इन पुअर कंडीशन. व्हाट फैक्टर्स. तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख के हम उसको रिस्टोर और रिप्लेस करेंगे कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ. कोई और पढ़ दो इसको. किसी को नहीं पढ़ना. You are designing a residence for a client who values sustainability. How would you integrate passive design strategies into the selection and placement of doors and windows to optimize energy efficiency? Option A, install operable skylights for natural ventilation. Option B, specify low emissivity glazing for windows. Option C, incorporate shading devices such as awnings or overhangs. Option D, use double glazed windows with argon gas fill. क्या होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई यहाँ पे. सर ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी. उस दिन मैंने बताया था ना सस्टेनेबिलिटी के केस में क्या होता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडो लिंटल. A. हाँ, 8 to support the window. 18th बताओ. वेदिका तुम ही पढ़ दो इसे भी. हाँ सर. You are working on a commercial project where the client requests large floor-to-ceiling windows to maximize natural light intake. However, this site is located in a noisy urban area. How would you address this conflict? Option A, proceed with the installation of floor-to-ceiling windows as requested by the client, assuming that they are aware of those issues and prioritize natural light. Option B, recommend installing soundproofing measures alongside the floor-to-ceiling windows to what is it? मिटिगेट. Mitigate noise disturbances while still maximizing natural light intake. Option C, ignore the client's request for floor-to-ceiling window and opt for smaller windows with better soundproofing capabilities to ensure a conducive indoor environment. And option D, proceed with installing floor-to-ceiling windows without addressing the noise concerns, assuming the client values aesthetic over functionality. बताओ आंसर. क्या प्रेफर. B option, recommend installing soundproofing measures. बी वाला ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि क्लाइंट की हमें बात भी रखनी है और साथ में हमें साउंड प्रूफिंग मेजर्स भी बताने हैं. ठीक है. 19th. You are working on a project. Okay, same question है. हाँ, ये वही सेम क्वेश्चन है. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. चलो 20 देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन.
If you're designing a residential building in an area prone to hurricanes, the clients insist on using traditional wooden casement windows for aesthetic reasons. What would you do? A. Comply with the just take a minute. Huh? Sorry. Comply with the client's request and proceed with the wooden casement windows, emphasizing need for additional reinforcement to withstand hurricanes. Option B. Educate the client about the risk associated with the wooden casement windows in hurricane-prone areas and recommend alternative materials with similar aesthetic but better durability. Option C. Proceed with the wooden casement windows without discussing the potential risk with the client, assuming that they're aware of the local weather conditions. And option D. Reject the client's request for wooden casement windows and insist on using more suitable materials that prioritize safety and durability over aesthetics. Correct answer. Educate the client about the risk associated. हाँ सही. ऑप्शन नंबर बी, विद वुडन हम बताएंगे कि क्या रिस्क है हरिकेन प्रोन एरियाज एंड रेकमेंड अल्टरनेट मटेरियल्स विद सिमिलर एस्थेटिक बट बेटर ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक इसके भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं. हाँ, इसके भी क्वेश्चंस इसी के साथ खत्म होते हैं. तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. हमारा रहता था एक्चुअली, मैं लाइक आई वाज वंडरिंग कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूं, बट फिर मुझे लगा नहीं, ये एक्चुअली मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो हर बार मतलब स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए. बट एक बार अगर इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे यूट्यूब पे तो हम फिर शेयर नहीं कर सकते मटेरियल ये वाला. ठीक है, क्योंकि पब्लिक हो जाएगा. तो बेटर है इसको अभी प्राइवेटली ही रखा जाए और जो स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाए.